हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी स्क्रीन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पे, जीके जी स्क्रीन चैनल पे, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो है इंडियन ज्योग्राफी का, जो आपके आगामी परीक्षा जैसे बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सब के लिए ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग का रिस्पांस आएगा, जिस तरीके से आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वॉच करेंगे, कमेंट करेंगे, उसी तरीके से हम मेहनत करेंगे, एफ़र्ट लगाएंगे। तो इसमें आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पहला टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, मतलब कि भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे अवस्थित है और इसकी विस्तार क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत के बारे में, भारत है क्या आखिर। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई कहने का मतलब है कि एशिया एशिया जो महाद्वीप है ये हमारा, इस तरीके से इसके लगभग दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका हिंद महासागर है, तो एशिया का दक्षिण में है, इसीलिए इसको दक्षिण एशियाई देश बोला जाता है। दूसरा है, यह अनियमित चतुष्कोण आकृति वाला देश है। तो चतुष्कोण मतलब चार कोण, तो चार कोण दिख ही रहा होगा कि ये इस तरीके की आकृति का देश है। अनियमित, नियमित होता तो फिर ये रेक्टेंगुलर, ये चतुर्भुज, समचतुर्भुज वगैरह हो जाता, लेकिन ये अनियमित है। बात समझ में आई? यह हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा वाइट 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 इंडियन ओशियन जो ये आपका दिख रहा है, देख रहे हैं, ये इंडियन ओशियन, मतलब इस पर भारत का अधिकार है, ठीक है। भारत के नाम से ये जाना जाता है, हिंद महासागर। तो ये पूरा ये एरिया जो है ना, जल वाला हिंद महासागर, तो ये हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से, अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों देखिएगा, ये बोल रहा है कि अक्षांश, अक्षांश जो हमारी ये रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं ऐसे आ रही है, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो सीधे सीधे लंबे लंबे आ रही है, देख रहे हो, इसको इसको देशांतरीय बोलते हैं। और ये जो ऐसे जा रहा है, इसको अक्षांश बोलते हैं। तो ये जो हम खींच रहे हैं ना, ये 0 डिग्री हम खींच रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। इसको देखोगे यहाँ पे, ये 0 डिग्री हम मैंने खींचता हूँ, फिर से ये 0 डिग्री ऐसे मैंने खींचा, तो ये 0 डिग्री के ऊपर है भारत, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री से ऊपर उत्तर होता है, 0 डिग्री से नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री ऐसे, 0 डिग्री से इधर पूरब होता है, 0 डिग्री से इधर पश्चिम पश्चिम होता है, ठीक है। और इधर 0 डिग्री से पूरब होता है। ये देशांतर होता है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर होते हैं, और उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं, ठीक है। तो गोलार्ध पूर्वी भी होता है, पश्चिमी भी होता है, उत्तरी भी होता है, दक्षिणी भी होता है। अगर ये एरिया ऐसे इसको बोल सकते हैं तो ये उत्तर पूर्वी हो गया। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग में ऐसे बोल सकते हो कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, देखो गोलार्ध उत्तर में है 0 डिग्री से ऊपर, एवं देशांतर के, देशांतर ये हो गया, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है। आई होप कि ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ आगे के पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन है भाई? रशिया, 1 नंबर। दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां आपका इंडिया। बात समझ में आया? याद कैसे रखना है? तो 1 2, फिर इधर जाइए 3, फिर यहाँ पे आइए 4, 1 2
3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 5, 4 के नीचे 5 और फिर ऐसे 6 और ऐसे 7। बात समझ में? फिर से एक बार देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरीके से याद करना है। पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पाँचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम 7 सबसे बड़े देश को याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र, चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपको बता दें कि हम जो आंकड़ा दे रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हैं। हाँ, अमेरिका की एक रिपोर्ट ने ये अनुमानित किया है कि भारत की आबादी चाइना से आगे हो गई है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए, भारत चीन के बाद जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये तो हो गया था। 26 जनवरी 2020 से भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से, याद रखिएगा कब से, तो 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप है। ठीक है, सबसे पहले कितने राज्य थे वो देख लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको हटाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। तो हमारे पास राज्य की संख्या 1 घट गई थी और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 बढ़ गई थी। ठीक है, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया था 9। फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के क्या किया गया कि 1 बना दिया गया, तो फिर पुनः 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो हमारे यहाँ अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, जिन्हें सम्मिलित कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया था। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ है। इसका जो निर्माण है जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ है। आगे देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल एरिया है, वर्ग, ठीक है, एरिया, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको 4 बार बोलिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, 4 से 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। कितना? 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय जो भूभाग है, स्थलीय भूभाग, स्थल जो उसमें ज़मीन है, का लगभग 2.4% है। ठीक है, जल की बात नहीं हो रही है, पूरे संसार में जितनी ज़मीन है उस ज़मीन का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम इसको। आगे है कि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, चलिए, वो कुछ लेटर नीचे हाइड हो रहे थे, इसके लिए रोक। चलिए आगे देखते हैं कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश आपको बता चुके थे, दादर और नागर हवेली था। एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत में जो है संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या? 17.5%। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, ये देखिए, ये है आपका 3214 किलोमीटर और इधर पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। इसको मैप में यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि भारत की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, उत्तर से ये पूरब, उत्तर से पूरा नीचे, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214, ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3214। और पूरब से पश्चिम, मतलब इधर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बोल दीजिए, ये 2933 है। कितनी है? 2933 है।
तो ये हमारी लंबाई है। एरिया कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और लंबाई चौड़ाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर ऊपर नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण, और पूरब पश्चिम 2933 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें और कुछ बता देता हूँ जो मैप में आगे समझाऊंगा, मैप में अभी समझा देता हूँ। देखिए भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है ना 37.6, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे ये जो सबसे पश्चिमी है वो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, कितनी 68 डिग्री 7 मिनट। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, देखिएगा कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ है पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी बिंदु है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट, सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, और सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु 2 होता है। एक होता है जो मुख्य भूभाग का है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, मुख्य भूभाग का, ठीक है, और एक होता है द्वीपों सहित, जो मतलब संपूर्ण जो हो जाता है वो आपका हो जाता है 6, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है, 6 डिग्री 45 मिनट। ये द्वीपों सहित है, मतलब इसमें द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप जो भारत के अंतर्गत आता है, जिसका सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर द्वीपों के अनुसार देखिएगा तो 6 मिनट 45 सेकेंड है, और ज़मीन के अनुसार देखिएगा जो मुख्य भूभाग ये, इसके अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,000, जो भारत का पूरा एरिया है, उसमें कुछ चोर लुटेरों का भी कब्जा है। समझ ही गए होंगे किन के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए एक चोर इधर है कब्जाए हुए, दूसरा चोर इधर कब्जाए हुए है। बात समझ में आई? एक चोर पहला पाकिस्तान, दूसरा चोर चाइना, और दूसरा ये अपने ससुर को गिफ्ट भी दिया था, ठीक है, रोड बनाने के लिए। तो ये एरिया चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, अपने ससुर को कह लीजिए या बाप कह लीजिए, जो कह लीजिए, ठीक है। तो भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान जो कब्जा किया है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान कितना कब्जा किए हुए है 78,114 वर्ग किलोमीटर। ये वाला एरिया जो हरा हरा दिख रहा है ये पूरा पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, ठीक है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चाइना को गिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो 5180 वर्ग किलोमीटर इतना ये जो एरिया दिख रहा है, ये ऊपर इसको दिखाने का कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, ये वाला एरिया देखिए, ये जो ये वाला हल्का हल्का डॉट 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 दिख रहा है, ठीक है, हल्का पीला, ये जो केसरिया रंग पे है। तो इसको क्या, ये चाइना को किसने गिफ्ट किया था, पाकिस्तान ने, ठीक है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर पूरा पीला दिख रहा है ये भारत के कब्जे में है, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है सियाचिन ग्लेशियर ऑक्यूपाइड बाई इंडिया, ठीक है। और ये अक्साई चीन, ये चाइना कब्जा किए हुए। तो चलिए देखते हैं मैप पे, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा एरिया किसने कब्जा किया है। अब एक्चुअल में कितना एरिया कब्जा किए हुए ये देखते हैं। तो देखिए पाकिस्तान 5180 किसको किया, चाइना को गिफ्ट दिया, और चाइना ने जो कब्जा किया है वो ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर, 37,555 वर्ग किलोमीटर गैर कानूनी ढंग से चाइना कब्जा किए हुए। मतलब सोच लीजिए हमारे भारत की जो कश्मीर है उस पर पाकिस्तान इतना खुद कब्जा किए, कितना 78,114 वर्ग किलोमीटर, गिफ्ट दिया 5180 वर्ग किलोमीटर। एरिया है तो सारा वर्ग किलोमीटर में ही रहेगा। और गैर कानूनी ढंग से चाइना ने जो कब्जा किया ये अक्साई चीन, ये है आपका 37,555 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है?
चलिए अगला पॉइंट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की जो संख्या है वो लगभग 6,41,000 है। कितनी है? 6,41,000। इसको अगर पूरा आप देखिए तो 6,40,000, ठीक है, 6,40,932 गांव है। कितने हैं? 6,40,932 गांव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो मोटा मोटी 6,41,000 याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर पढ़ने का जुनून है, आपके अंदर कुछ करने का जुनून है। और जो वीडियो छोड़कर भाग गए हैं उसको समझ लीजिए कि मैं क्यों बोलूँ किसी को, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है। तो आप प्लीज़ अपने आप को इस पढ़ाई के आग में झोंकिए, अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखिए और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दूसरे से इंटरेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। हम आपकी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं जब आप कुछ कमेंट करके बताओगे ही नहीं तो कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। बात समझ में बात आ रही होगी हमारी। तो चलिए अगले चलते हैं। अगला है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर। देखिए अभी तक जो हम थे अवस्थिति एवं विस्तार की बात कर रहे थे, उसी में अब हम अक्षांशीय विस्तार को यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। जिस पॉइंट को हम ऊपर मैप में आपको बता रहे थे 6 डिग्री 4 मिनट, हो सकता है आपको समझ में ना आया कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये सब क्या है। तो इन सब चीज़ को समझने के लिए ये बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसके बाद हम आगे फिर से चलेंगे, उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को स्टडी करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है? कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। क्यों? पृथ्वी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे ये जो लाइनें इधर आपको दिख रही है, ये देशांतर रेखा है, अभी मैंने बताया था। और ये गोल गोल सर्कल के जैसा जो दिख रहा है वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, आप देखिए इसको अच्छे से। ये एक काल्पनिक रेखाएं, एक्चुअली ये पृथ्वी पर कहीं मिलती नहीं है। बात समझ में आई? पृथ्वी पे कहीं मिलती नहीं है, मतलब पृथ्वी पे कहीं खींची नहीं गई है। ये ग्लोब पे स्टडी करने के लिए खींचा जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है ताकि पृथ्वी को स्टडी किया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक होती है। चलिए, तो भूपृष्ठ पर सॉरी थोड़ा सा ये परेशानी कर रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। भूपृष्ठ पर इक्वेटर रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, कोणीय दूरी क्या होती है? चलिए, पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। देखिए कैसे इसको करते हैं, अक्षांश नापा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये केंद्र दिख रहा है, मान लीजिए ये पृथ्वी का केंद्र है, ये 0 डिग्री गया हुआ है, ये पृथ्वी का सेंटर है और इससे कोणीय दूरी। अब ये 30 डिग्री का जो अक्षांश दिख रहा है ये ऐसे, इसको हम 30 डिग्री से ऐसे खींच के देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये जो कोण, ये 30 डिग्री का बनेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर से ऐसे जो एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन और इक्वेटर से जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ठीक इसी प्रकार ये 90 डिग्री है। अब देखिए आपको दिख गया होगा कि ये इक्वेटर और ये दोनों के बीच में कितना का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। मतलब वही चीज़ को ये बोलना चाह रहा है कि
बिंदु से, कहाँ से, बिंदु पृथ्वी में स्थित सरफेस के किसी भी बिंदु से, पृथ्वी के सरफेस पर स्थित किसी भी बिंदु से पृथ्वी के सेंटर को मिलाने वाली रेखा और इक्वेटर से एक कोण बनाइएगा। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए, ये पृथ्वी के सरफेस से कोई एक बिंदु लीजिए सरफेस पर से और उसको सेंटर पे लाइए और सेंटर को इक्वेटर ऐसे। अब ये जो हो गई ना, ये कोण बन गया। अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये जो रेखाएं ऐसे आएगी ना, ये ऐसे, ये 45 डिग्री का अक्षांश निर्मित करेगी। कितना? 45 डिग्री का अक्षांश निर्मित करेगी। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। आगे देखिए, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। देखिए, ये विषुवत रेखा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी के समानांतर देखिए, ये समानांतर सारी रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कर लीजिए, इक्वेटर के समानांतर खींची जाती है और जो अपने आप में एक सर्कल का निर्माण करती है। देखिए, ये अपने आप में एक सर्कल का निर्माण कर रही है, ये रेखाएं भी अपने आप में एक सर्कल का निर्माण कर रही है। इसकी खासियत ये होती है कि ये दोनों, ये जो रेखाएं अक्षांश होती है, अक्षांश रेखाएं कोई एक दूसरे से सटती नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, और सबकी लंबाई ना छोटी बड़ी होती है, क्योंकि एक जो 0 डिग्री है वो सबसे बड़ी होगी, 1 डिग्री उससे थोड़ी छोटी होगी, और सबसे छोटी होती है ना 90 डिग्री। वो एक बस एक बिंदु होता है, आगे हम उसको बताएंगे। चलिए, तो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसको चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। देखिए, अंश मिनट और सेकेंड में, अंश मतलब डिग्री, फिर उसके बाद उसका छोटा मिनट और उससे छोटा सेकेंड। आगे देखते हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। अभी मैंने बताया था इस 0 डिग्री को इक्वेटर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग, विषुवत वृत्त किसको बोलते हैं? 0 डिग्री को, क्योंकि ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से बनने वाली वृत्त जो अक्षांश, तो आपको पता है कि सारी वृत्त बनाती है, तो इसी को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये पृथ्वी यहाँ से ऐसे बट गया, पृथ्वी यहाँ से ऐसे बट गया, तो इधर ऊपर सारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। समझ में? गोला पृथ्वी तो है ही, आधा भाग उत्तरी और आधा भाग दक्षिणी, ये पूरा दक्षिणी है। ठीक है, और अगर आप इसके हिसाब से देखिएगा, देशांतर के हिसाब से, तो ये 0 डिग्री है और इधर का सारा भाग पूर्वी। समझ में आया? ऊपर से नीचे तक सारा पूर्वी और इधर का पूरा भाग ऊपर से नीचे तक दक्षिणी। बात समझ में आया? क्लियर है? इसीलिए तो बोले थे कि भारत क्या है? उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे बांट लीजिए, यहाँ पे था भारत। क्लियर है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश रेखा उत्तर में होगी उसे उत्तरी, और जो अक्षांश रेखा दक्षिण में होगी उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं पूरब में होगी उसे पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री से पूरब होगी उसे पूर्वी, और 0 डिग्री से दक्षिण ये पश्चिम में होगी उसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे। चलिए आगे। आगे देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल में, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल में अगर रखा जाए, तो कितनी होगी? 1-1 डिग्री, तो टोटल 90 रेखाएं हो जाती है। समझ में आया? जैसे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री ऐसे कर लेते हैं और 1-1 डिग्री ऐसे करते जाएंगे तो टोटल 90 हो जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई? 90, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी हो गई? 90, और एक हो गया 0 डिग्री। समझिएगा इसको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उत्तरी 90 हो गई और दक्षिणी 90 हो गई, टोटल मिला, और 1 + 1 क्या हो गया? ये 0 डिग्री, तो टोटल 181 हो गई। ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक में 181 रेखाएं ही दी गई है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 दी गई है, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन एक्चुअल में अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। बोलिएगा कैसे? तो 90 डिग्री पे जो अक्षांश रेखाएं होती है
वो एक्चुअल एक अक्षांश रेखाएं नहीं होती है, क्योंकि वो एक पॉइंट हो जाता है, वो एक बिंदु कंसीडर किया जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पे ये कोई अक्षांश रेखाएं नहीं है, ये एक बिंदु है, ठीक है। तो वो एक बिंदु कंसीडर होता है, वो अक्षांश रेखाएं नहीं रह जाती है। तो एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, दो बिंदुएं हो गई, यानी दो रेखाएं कम गई। तो 181 में 2 कम कर दो, 179 हो गया। यानी 90 90 नहीं, 89 89 ऊपर नीचे ले लो और 90 90 हटा दो, बाकी 1 हो गया, टोटल 179। समझ में आ गया होगा आई होप। अब किन्हीं दो समानांतर रेखाएं, किन्हीं दो समानांतर रेखाओं, मतलब दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना 111 किलोमीटर होती है। आपको पता है कि दो समानांतर अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे की समानांतर होती है, तो इसमें कहीं से भी नापो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांश, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। किसकी दूरी? तो देखिए ये जो एक रेखा है और ये जो एक रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। चलिए, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा, जैसे ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना खींची हुई, इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, पृथ्वी का 0 डिग्री मानने का एक लॉजिक है कि पृथ्वी की वो सबसे बड़ी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। लेकिन 80 ये जो देशांतर रेखा है ना 0 डिग्री, इसको मानने का कोई लॉजिक नहीं है, इसको बस मान लिया गया है। ठीक है, 0 डिग्री को मान लिया गया। वो किसी को भी आप मान सकते थे, लेकिन पूरे संस्था ने, पूरे देश ने मिलकर एक रेखा मानी, वो लंदन से होकर गुजर रही थी और उसी को बोला कि इसी को 0 डिग्री मानते हैं और इसी के अनुसार सारा स्टडी किया जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका 0 डिग्री होने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सारी देशांतर रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है, समान होती है। ठीक है, सारी की सारी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की समान नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से हमेशा समान होती है, समान लंबाई की होती है, बट ये समानांतर नहीं होती है। इसकी दूरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आते आते बीच में बढ़ जाती है, मतलब विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा हो जाती है, फिर दक्षिणी ध्रुव तक जाते जाते सिमट जाती है। एक बिंदु 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसको बोला जाता है, उसी पे जाके ये मिल जाती है। चलिए, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, पूरब, ये जो 0 डिग्री है इसके पूरब ले लो या पश्चिम ले लो, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर से दक्षिण को जो मिला रही है वही तो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और सारी की सारी रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती है। अभी हमने इस बात को बताया था कि ध्रुवों से, जैसे देखिए ये उत्तरी ध्रुव से आप ये दो रेखाएं को देखिएगा, ये और ये, ऊपर दूरी क्या है? कम है, और यहाँ 30 और 40 जो डिग्री दिख रही है आपको, यहाँ पे आने के बाद दूरी बढ़ जाती है और फिर पुनः यहाँ से दूरी घटने लगती है। बात समझ में आया? दोनों के बीच का जो गैप है क्या घटने लगता है। तो सबसे अधिकतम जो गैप होता है ना, सबसे अधिकतम गैप विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिकतम जो गैप होता है ना, वो 111.33 किलोमीटर का होता है। समझ में आया? 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी। कहाँ पे? तो विषुवत रेखा पे। क्यों? क्योंकि सबसे अधिकतम तो वही होती है। ठीक है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये चीज़ हम आपको पहले बता दिए थे कि भारत कहाँ है भाई, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, संपूर्ण भारत का हम आपको बताए थे, संपूर्ण भारत का, तो देखिए यहाँ संपूर्ण भारत लिखा हुआ है, तो 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप को इंक्लूड करके बोल रहा है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और इसकी मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि आ गया ना, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68
68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। हम आपको मैप में बताए थे उस टाइम, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा बैग जाके। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार, देखिए कटिबंध, जब पृथ्वी है ना, पृथ्वी को उसकी जलवायु के अनुसार जब जलवायु पढ़ाएंगे तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कई कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है, कई कटिबंधों में बांटा गया है, मतलब पृथ्वी पे जो है कटिबंधों के अनुसार मौसम का परिवर्तन होता है। तो वैसी बोल रहे हैं कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का जो विस्तार है 23.5 डिग्री उत्तरी से एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। मतलब मान लिया जाए कि ये जो हमारा है 23 डिग्री जा रहा है और ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी हो गया ये, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी हो गया। तो इन दोनों के मध्य का जो एरिया है ना, ये उष्ण कटिबंध एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध एरिया कहलाता है। क्लियर है? और इसके ऊपर जो है उपोष्ण कटिबंध है। क्या है? उपोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री से ऊपर। तो वही बोल रहा है कि भारत का जो विस्तार है ना, उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। क्यों? क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री उत्तरी तक है और उपोष्ण ये उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री तक है। तो अतः भारत का जो विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। कितने है? दोनों कटिबंधों में है। चलिए अगला पॉइंट है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। ये बात फैक्ट है कि अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे और या फिर नीचे आएंगे तो दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। बात समझ में आई? मतलब अगर दिन और रात अभी 20 डिग्री पे यहाँ पे कुछ हो रहा है, अगर हम 0 डिग्री पे रहते तो कुछ और होता, और अगर अभी सेम टाइम अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री से ऊपर अक्षांशीय के एरिया में चले जाएं तो वहाँ का दिन और रात की बड़ी अभी कुछ और हो रही होगी, और अभी जो है 0 डिग्री पे कुछ और हो रहा होगा। तो ये सब होते रहते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो लंबवत किरणें होती है, जहाँ पे पड़ती है, जिस अक्षांश के आसपास पड़ती है वहाँ का दिन लंबा होता है, और जिस अक्षांश पे पृथ्वी की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, वहाँ का दिन क्या होता है कि छोटा होता है। तो ये जब पढ़िएगा आप दिन और रात का बड़ा छोटा होना तो अच्छा से समझ में आएगा। सिंपल सी बात मानिए, समझिए कि 0 डिग्री से अगर आप ऊपर जाइएगा तो दिन और रात का जो समय है वो अंतर आएगा। ऐसा नहीं कि अभी आप 0 डिग्री विषुवत रेखा पे रहिए और सेम दिन रात होगा 12-12 घंटा का, और आप वहाँ ऊपर पहुँच जाइए 70-80 डिग्री अक्षांश पे और वहाँ भी बोलिएगा सेम दिन रात हो, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, दिन रात में अंतर आते हैं और उसका कारण होता है कि पृथ्वी की जो किरणें होती है कहीं पे लंबवत पड़ती है, कहीं पे तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे समझाने में कोई दिक्कत रह गई होगी, कोई आपको सजेशन देना है, कुछ भी बोलना है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। कमेंट बॉक्स खाली है यार, जाओ फटाफट कमेंट करो, जो भी मन में है बोलो, और वीडियो को देखो, मज़े लो और अच्छे से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एक वर्दी अपने नाम करो। थैंक यू सो मच।